एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, एक डिटेक्टिव, ये एक्चुअली होता कौन है? मुझे ये बताइए, जब आपने इस काम को शुरू किया, वन ऑफ द फर्स्ट केसेस कौन से थे आपके? पोस्ट मैट्रिमोनियल का था, एक अफेयर से रिलेटेड था। मैं वहाँ पे जाता था, लेडी के घर के बाहर मैं वॉच करता था उसको कि कब निकलेगी, और जब वो निकलती थी मैं उसको फॉलो करता था, देखता था उसकी एक्टिविटी। दिल्ली में एक चिड़ियाघर के नाम से जगह है, तो जब हम अंदर गए पता चला वो एक लड़के से मिल रही है। व्हाट इज़ द लीगैलिटी कि अगर वो जाके आपके बारे में कंप्लेन कर दे तो क्या होगा? पुलिस में अगर बता दे तो क्या होगा? इंडिया के अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम है वो ना तो इनलीगल है ना तो लीगल है। जब डिटेक्टिव की बात आती है तो उसका मतलब ही ये है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि उसका पीछा हो रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेटर को आई कांटेक्ट नहीं करना होता अपने सब्जेक्ट के साथ। एक इन्वेस्टिगेटर को जो है बहुत नॉर्मल दिखना होता है ताकि वो भीड़ में गुम हो जाए। कि ऑडियंस को सुनना भी चाहिए कि आज की डेट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। 32 साल की लेडी थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ये करनी थी, तो पता चला कि लड़की ने आज से 8 साल पहले शादी की थी। अब उसका 7 साल का एक बच्चा भी है और अभी उसने डिवोर्स भी ले लिया अपने पति से। तो लेकिन शादी से पहले जांच है जरूरी। जैसे अभी आपने सोनम राजा का केस सुना, तो अगर राजा को सोनम के बारे में पहले पता होता तो उसकी जान बच सकती थी। आज तक आपके करियर में कौन सा ऐसा केस था जो बहुत घिनौना था बट आपको सॉल्व करना पड़ा? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिनका नाम है राहुल राय गुप्ता जी। इस पॉडकास्ट पे हम बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, क्या होता है, ये करता क्या है, और भारत में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का क्या रोल है, किस तरह से ये काम होता है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी अनोखी चीज़ें जानने मिलेगी, जैसे क्यों आपको एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को आखिर हायर करना चाहिए आपकी शादी से पहले, क्योंकि हो सकता है आपके होने वाले हस्बैंड या होने वाली वाइफ एक फ्रॉड हो। ये पॉडकास्ट आपको डराने के लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए है, आपको एजुकेट करने के लिए है, आपको इस दुनिया की सच्चाई बताने के लिए है। राहुल राय गुप्ता जी ने हमारे साथ में कई ऐसे किस्से शेयर किए जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आज की हमारी इस दुनिया में क्राइम्स हो रहे हैं, और स्पेशली हस्बैंड और वाइफ्स के बीच में। राहुल राय गुप्ता जी ने हमें ये भी बताया कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर काम कैसे करता है, वो किन टूल्स का इस्तेमाल करता है, वो अपने आप को छुपाता कैसे है एक क्राउड में। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो आई होप कि आप इसे एंड तक देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। राहुल राय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिनके बारे में यूजुअली लोगों को पता नहीं होता, बट रुचि सबको होती है जी। एंड दिस इज़ अबाउट प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपके लाइफ में आपने जो केसेस कवर किए उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। बट एक टोन सेट करने के लिए इस पूरे कॉन्वर्जेशन का, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, एक डिटेक्टिव, ये एक्चुअली होता कौन है? क्योंकि आपने ऑफ द कैमरा अभी मुझे कुछ चीज़ें बताई जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लोगों ने आपकी टीम को ज्वाइन किया, तो आई वांट यू टू गेट इनटू दैट एज वेल कि जी। होते कौन हैं ये लोग? तो जनरली जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, टर्म अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है। डिटेक्टिव जनरली ब्रॉडली ऐसे कह देते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं या जो सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको डिटेक्टिव बोल देते हैं। और अदरवाइज तो इन्वेस्टिगेटर होते ही हैं। इन्वेस्टिगेटर पुलिस में भी हो सकते हैं, सीबीआई में भी हो सकते हैं, आईबी में भी हो सकते हैं, रॉ में हो सकते हैं। डिटेक्टिव जनरली जो टर्म है इंडिया में है वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को बोला जाता है, जो प्राइवेटली काम करते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करो तो वहाँ पे डिटेक्टिव जो है उन लोगों को बोला जाता है जो सरकारी होंगे, लेकिन जो एफबीआई के होंगे या पुलिस के भी होंगे, बट वो डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन इन द सेंस कि वो किसी क्राइम को सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव की टर्म का मतलब है कि जो इंक्वायरी कर रहा है, जो किसी चीज़ का सुराग का पता लगा रहा है, जो जासूसी कर रहा है, जो किसी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसको हम डिटेक्टिव बोलते हैं जनरली। पर ये जैसे यूएस का जो सिस्टम है, वहाँ पे पुलिस में एक वो लेयर होता है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऑफिशियल्स होते हैं जो डिटेक्टिव ही होते हैं। एफबीआई में आपने कहा, सीआईए वहीं से। इंडिया में वो सिस्टम कभी क्यों नहीं आया? इंडिया में क्या है कि जैसे क्राइम ब्रांच है,
हाँ तो क्राइम ब्रांच अपने तरीके से काम करती है। जो पुलिस की क्राइम ब्रांच होती है, जो लोकल पुलिस होती है, उसकी अलग से क्राइम ब्रांच होती जो है, सीआईडी स्पेशल सेल होता है, सीआईडी होती है, अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं। तो हम उनको आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। ऑफिसर, राइट। तो हमारे यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है जो इंक्वायरी करता है उसको आईओ बोला जाता है। ओके, वो एक मतलब केस काम का सेम है, सब नाम अलग है। नाम अलग है। ओके, तो डिटेक्टिव नहीं बोला जाता उसको। तो डिटेक्टिव इंडिया में सिर्फ प्राइवेट डिटेक्टिव को डिटेक्टिव बोला जाता है। राइट। मुझे ये बताइए, जब आपने इस काम को शुरू किया, वन ऑफ द फर्स्ट केसेस कौन से थे आपके? तो मेरा जो फर्स्ट केस था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने अपना एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो था, तो उसमें मैं अपना फर्स्ट केस बताया था मैंने। तो पोस्ट मैट्रिमोनियल का था, एक अफेयर से रिलेटेड था, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो डिटेक्टिव हैं वो पोस्ट मैट्रिमोनियल से रिलेटेड काम करते हैं। ओके, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ से दुखी है या वाइफ हस्बैंड से दुखी है, तो इस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं। बहुत साल कई बार शादी को हो जाते हैं, तो उनका आपस में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो इधर उधर देखने लगते हैं, वाइफ का अफेयर चल रहा है या हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। तो इस तरीके के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो हमारे पास आते हैं, उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट केस था वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, जो 95 में मैंने एज आ फ्रीलांसर या कह लो आप मतलब एज आ ट्रेनी इन्वेस्टिगेटर मैंने शुरू किया था। तो वो किसी की मतलब क्लाइंट की वाइफ थी, तो उसको डाउट था कि इसका कोई अफेयर चल रहा है। तो हमारी कंपनी को, जो मेरी प्रिंसिपल कंपनी थी, उनको उन्होंने हायर किया और मेरे को इस काम का ज़िम्मा दिया कि भाई आप पता करो इसका। तो मैं वहाँ पे जाता था, लेडी के घर के बाहर मैं वॉच करता था उसको कि कब निकलेगी, और जब वो निकलती थी मैं उसको फॉलो करता था, देखता था उसकी एक्टिविटी, और उसकी एक्टिविटी देख करके हम पता लगाते थे कि अभी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसी से मिल रही है। ओके, तो काफ़ी दिन पता करने के बाद फिर हमें लगा कि हाँ भाई, अब ये मतलब एक बार वो चिड़ियाघर गई, दिल्ली में एक चिड़ियाघर के नाम से जगह है, लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, जानवरों वगैरह को देखते हैं वहाँ पे। तो वहाँ गई और हमें लगा कि चलो ठीक है, घूमने गई है। तो जब हम अंदर गए तो पता चला वो एक लड़के से मिल रही है, ठीक है। तो वो मिली उससे, तो हमने फ़ोटो वगैरह ले ली। तो वो पहला केस था जो बड़ा सक्सेसफुल भी रहा हमें। दुख होता है कई बारी कि इस तरीके की चीज़ें समाज में चल रही हैं, बट एक इन्वेस्टिगेटर की जो ड्यूटी है वो हमने पूरी की। वो फील्ड एजेंट का काम जो है वो हमने पूरा किया, क्योंकि फील्ड एजेंट जो है वो जज्बातों से काम नहीं लेता है, वो अपने काम पे फोकस रखता है। अर्जुन की मतलब वो नज़र की तरह मछली की आँख पे उसकी नज़र होती है। तो उसी तरीके से हमारा भी यही काम है कि हम अब फोकस्ड रहें और अपने काम को अंजाम दें। उसके बाद क्या उसका अंजाम होता है, कैसे क्या होता है, वो हम अपने जो बॉसेस होते हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं जनरली। पर इसमें मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा इसका लीगैलिटी बताइए, बिकॉज जैसा आपने कहा कि कोई क्लाइंट आपके पास में आया, उसने कहा कि मेरा जो पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, महिला या पुरुष जो भी है, वो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ उनका अफेयर है। तो अब वो चेक करने के लिए आप उनका पीछा कर रहे हैं या उनके छानबीन कर रहे हैं, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब फॉर्मली आप पुलिस में नहीं है, तो किसी को भी शक हो सकता है। अगर मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई आ रहा है, कहीं से मुझे पता चल गया कि कोई मेरा इस तरह से पीछा कर रहा है, तो फॉर मी एज अ पर्सन, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरे ही घर से किसी ने उसको मेरे पीछे लगाया है, ऐसा कुछ है, व्हाट इज़ द लीगैलिटी कि अगर वो जाके आपके बारे में कंप्लेन कर दे तो क्या होगा, पुलिस में अगर बता दे तो क्या होगा? तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला कि इंडिया के अंदर लीगल सिस्टम क्या है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को लेके। दूसरा है कि अगर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं या जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर उसको पता चल जाए तो क्या होगा। तो जो पहला लीगल की बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम है वो ना तो इनलीगल है ना तो लीगल है। अच्छा, मतलब इसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है, मतलब लॉ बना नहीं है, लॉ बना नहीं है कि डिटेक्टिव क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट सभी काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइवेसी एक्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो प्राइवेसी एक्ट लागू है
उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान भी है कि अगर हम किसी की प्राइवेसी को ब्रेक करते हैं तो हम पकड़े जा सकते हैं या हमें सज़ा मिल सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी लॉ को ब्रेक ना करें। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम टीम फॉर्म करते हैं या हम खुद काम करते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हम किसी के प्राइवेट एरिया में ना जाएं, किसी के घर में ना घुसे, कोई ताला ना तोड़ें, ठीक है, हम कोई दीवार फांद के ना जाएं। तो हम क्या करते हैं कि हम पब्लिक प्लेसेस पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट केस बताया, तो ये क्योंकि एक चिड़ियाघर में केस था, पब्लिक प्लेस था, वहाँ पे उसको 50 आंखें और भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर वो गलत कर रही है तो मैंने फ़ोटो ले ली, तो मैंने भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि एज आ हस्बैंड मेरे क्लाइंट का ये राइट बनता है कि वो अपने पार्टनर के बारे में सच्चाई जाने। अगर उसको डाउट है कि मेरा पार्टनर कुछ गलत कर रहा है, तो उसको राइट है कि वो भी उसकी सच्चाई जान करके उस तरीके का एक्शन ले। जैसे अभी आपने सोनम राजा का केस सुना, बहुत हॉट टॉपिक है। तो अगर राजा को सोनम के बारे में पहले पता होता, वो पहले पता लगा लेता, तो उसकी जान बच सकती थी। शादी से पहले पता लगा लेता तो शादी नहीं करता, शादी के बाद भी पता लगा लेता तो भी उसकी जान बच जाती। ठीक है ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, यहाँ पे अधिकार क्षेत्र में आती है, कई चीज़ें अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। आप अमेरिका का कानून देखेंगे, वहाँ पे डिटेक्टिव्स लीगल होते हैं, वहाँ पे एक कानून बना हुआ है, वहाँ पे पता है डिटेक्टिव को कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से काम करते हैं। आप यूएई में देखोगे तो वहाँ पे डिटेक्टिव का काम आप कर ही नहीं सकते, सिर्फ वेरिफिकेशन कर सकते हो। और वेरिफिकेशन भी जिसकी वेरिफिकेशन करनी है उसकी कंसेंट लेके वेरिफिकेशन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज आप दुबई में किसी कंपनी में आपने अप्लाई किया, तो वो पहले से आपसे कंसेंट फॉर्म साइन करा लेंगे कि अगर हम आपकी क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन कराते हैं तो आपको एतराज़ नहीं होगा। तो आपने अगर वो साइन कर दिया, उसके बाद वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर वो फॉर्म साइन नहीं किया आपने, तो आपकी वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकती। तो ये तो लीगल पार्ट है इंडिया का, तो इसलिए हम बच के काम करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करेंगे, हम कानून की इज्जत करते हैं और कानूनी दायरे में रह के काम करते हैं, और हमें पता है कि हमें अपना काम कैसे निकालना है। इसका एक पक्ष ये भी है कि जैसे मेरी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड में जो आरओसी में हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जो अपने काम लिखते हैं, वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ही लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। तो सरकारी पेपर में, अगर मेरा सरकारी पेपर देखोगे, उसमें मेरा काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। उसी तरीके से मैं जो जीएसटी पे करता हूँ गवर्नमेंट को, जो भी मैं सर्विस देता हूँ उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, वो भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही लगता है। तो उसमें क्लॉज है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जीएसटी ले रहे हो। तो इट मीन्स कि जो कानून है, जो गवर्नमेंट है, वो मेरे काम का मेरे से जीएसटी भी ले रही है और इनकम टैक्स भी ले रही है। तो हम एक कह सकते हैं कि ये लीगल भी है, टेक्निकली लीगल हो गया ये, लेकिन लॉ नहीं बना, तो इसलिए एक थोड़ा ग्रे शेड में आता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको पता चल जाए, जिसका फॉलो किया जाता है, तो पहली बात तो ये है कि जब डिटेक्टिव की बात आती है तो उसका मतलब ही ये है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि उसका पीछा हो रहा है। और अगर पता चल जाए तो इसका मतलब वो जो फील्ड एजेंट काम कर रहा है या डिटेक्टिव काम कर रहा है, वो बहुत कच्चा है, उसको नॉलेज नहीं है, उसने पता लगा लिया सामने वाले ने कि वो उसको पीछा कर रहा है, तो फिर वो डिटेक्टिव कैसे? तो इसमें बड़ी टेक्निक्स होती है। जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे अभी कि इसका कोई कोर्स होते हैं, नहीं होते हैं। जो हमारी टीम, जो हमारे पास नए लोग आते हैं, ट्रेनी लोग आते हैं, उनको हम इंटर्नशिप देते हैं, तो उसमें हम एक एक चीज़ सिखाते हैं कि आपको फॉलो कैसे करना है, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका ड्रेस कैसे होनी चाहिए, आपके जूते कैसे होने चाहिए, आपके पास गाड़ी कैसे होनी चाहिए, आप कब कितने डिस्टेंस से फॉलो करोगे बंदे को, अगर वो मॉल में चला जाएगा तो कैसे फॉलो करना है, अगर वो रोड पे होगा तो कैसे फॉलो करना है, अगर वो मेट्रो में होगा तो कैसे फॉलो करना है। तो इसके सब के एक सेट ऑफ रूल बने हुए हैं। तो अगर ये पर्सन जान जाता है, एक इन्वेस्टिगेटर को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि मेरे को कैसे काम करना है, तो हम मतलब कितने दिन भी किसी को फॉलो करें नहीं पता चलता। मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब मैं फील्ड में एक्टिवली काम करता था, तो मैंने एक सब्जेक्ट को 6 महीने तक रेगुलर, संडे को भी नहीं छोड़ा मैंने। तो 6 महीने तक रेगुलर कंटिन्यू, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी, 14 घंटे मैं उसको फॉलो करता था।
कभी बीच में मिस नहीं किया और कभी उसको पता नहीं चला। तो ये इसका राज मुझे बताइए कि पता कैसे नहीं चल रहा, मतलब जो आपने भी कहा कि आप सिखाते हो लोगों को, जी जी। तो थोड़े वो जो क्राफ्ट के ट्रिक्स है वो मुझे बताइए। मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे ये 6 महीने वाला किस्सा बता रहा हूँ। तो जनरली क्या करते थे वो सज्जन, स्कूटी से जाते थे, मेरे पास मेरा स्कूटर होता था, मैं स्कूटर से फॉलो करता था स्कूटी को, तो सारा कुछ ठीक था। बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि वो ये दिल्ली का केस बता रहा हूँ मैं, वेस्ट दिल्ली का केस था। तो वो चले गए पुरानी दिल्ली। अब पुरानी दिल्ली आपको पता है बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे बिल्कुल, अब इसका रूल ये है जब हम फॉलो करते हैं कि अगर खुली रोड है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, लेकिन जैसे ही थोड़ा रश आए तो आपको बिल्कुल पास में कर लेना गाड़ी, क्योंकि और बहुत गाड़ियाँ होंगी तो उसको पता नहीं चलेगा कि पास में कोई गाड़ी है। और दूसरा इसका कारण क्या है कि अगर वो बीच में किसी रेड लाइट पे या किसी फ्लाईओवर पे चढ़ गया तो आपको हो सकता है पता ना चले, अगर आप दूर हो और आप फॉलो ना कर पाओ। तो इसलिए जब रश होता है तो हम थोड़ा पास में गाड़ी करते हैं, जब रश नहीं होता तो थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं ताकि उसको पता ना चले। तो पुरानी दिल्ली वो गए सज्जन, उनको कुछ काम था वहाँ पे, तो मैं बिल्कुल चिपक के उनके साथ चल रहा था, बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था ताकि बीच में कोई गाड़ी ना आए। अगर बीच में कोई गाड़ी आ गई तो हो सकता है कि वो स्लिप हो जाए मेरे से। तो इसलिए बहुत सावधानी से मैंने काम किया, और वहाँ पे डर भी लगता है आपको कि सामने वाले को पता ना चल जाए पहला, और दूसरा हम उसको मिस ना कर दें। दोनों चीज़ें नहीं करनी, उसको मिस भी नहीं करना और उसको पता भी नहीं चलने देना। तो वो मैंने सक्सेसफुली किया, लेकिन क्या हुआ कि उसने गाड़ी धीरे कर ली, एक जगह पे ऐसे लगा कि ये अभी पार्किंग करने वाला है। तो ये बड़ा सिक्स सेंस काम करती है आपकी कि अगर बंदे ने गाड़ी रोक ली तो आपको क्या करना, आपको बिल्कुल उसके पीछे रुकना है या थोड़ा आगे निकल जाना है। जो नए लोग होते हैं वो जनरली आगे निकल जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं, वो आपकी नज़र के सामने होना चाहिए हर दम। अगर वो थोड़ा सा भी आप उसके नज़र से ओझल हो गया तो हो सकता है वो स्लिप हो जाए आपसे। अगर मैं मान लो आगे निकल गया और वो पीछे से यू टर्न लेके वापस चला गया, उसको कुछ याद आ गया या उसको लगा कि पीछे कोई दुकान है उसमें जाना है, उसने यू टर्न ले लिया, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैं पीछे मुड़ के तो देखूंगा नहीं, तो मुझे लगेगा कि इसने पार्किंग कर दी, पार्किंग की नहीं, वो मुड़ के आगे चला गया, तो वो मेरे से मिस हो जाएगा। तो जनरली जो पके हुए लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो जनरली अपनी गाड़ी पीछे ही रखते हैं, आगे बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर किसी को डाउट होता है, कई बार ऐसे होता है कि सामने वाले को डाउट हो गया। डाउट कैसे हो गया कि वाइफ ने केस दिया, अब वाइफ ने कोई ऐसी हरकत कर दी कि उसको पता चल गया कि आज वाइफ का मूड अपसेट है या खुश है, तो इससे वो पता लगा लेगा कि हाँ आज कुछ ना कुछ मेरे साथ होने वाला है। तो वो क्या करेगा कि किसी फ्लाईओवर पे चढ़ेगा, खाली फ्लाईओवर होगा दिन में, और वो वहाँ पे बीच में गाड़ी रोक देगा। और अगर अब आपने बीच में रोक दी गाड़ी उसके पीछे, तो उसको पक्का यकीन हो जाएगा कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो वहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा कि आपने पीछे ही रहना है, वहाँ पे आपको आगे गाड़ी निकालनी पड़ेगी उससे। आपने गाड़ी आगे निकाली, फ्लाईओवर ख़त्म हुआ, यहाँ पे आपको सही जगह मिलती है, वहाँ पे आप गाड़ी लगा लो या फिर उस समय उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर उसको पता चल रहा है फिर उसको फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। तो अब जो मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ पुरानी दिल्ली का, तो उसमें उसने गाड़ी धीमी करी। अब वो गाड़ी ऐसे धीमी करी कि मेरे को आगे निकालनी पड़ी, मजबूरी हो गई मेरी गाड़ी आगे निकालनी, नहीं तो वो मैं बिल्कुल उसके साथ चिपक जाता, उसको पता चल जाता कि ये बंदा मेरे को ही फॉलो कर रहा है। मैं आगे चला, 4 कदम आगे चला, मैंने गाड़ी पार्क करने की कोशिश की। अब वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया, उसको पार्किंग नहीं मिली होगी, मेरे साइड में एक पार्किंग थी, उसको वो पार्किंग मिल गई। अब वो मेरी तरफ देख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सब्र रखने की बड़ी ज़रूरत होती है। अब मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, उसने भी लगाया था, लेकिन उसने मेरी तरफ देख के स्माइल पास की, मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मैंने उसको स्माइल नहीं दी। क्या होता है कि ये हमारी एक बॉडी लैंग्वेज है कि कभी भी आप किसी इंसान को देखते हो, किसी ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी देखते हो, अगर आपका आई कांटेक्ट हो जाता है उससे, तो आप उसको जनरली भूलते नहीं हो। या स्माइल पास कर दी तो वो आपको याद रहता है इंसान। अगर आप कभी भी उसको देखोगे फ्यूचर में तो शायद आप याद करोगे उसको कि यार ये बंदा मेरे को मिला था कहीं ना कहीं। हो सकता है आपको याद भी आ जाए कि अच्छा एयरपोर्ट पे मिला था या बस स्टॉप पे मिला था, कहीं पे मिला था। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटर को आई कांटेक्ट नहीं करना होता अपने सब्जेक्ट के साथ। तो मैंने नज़रें फैला रही और वो अपना निकल गया उधर से।
उसके बाद वो अपना 1-1.5 घंटे के बाद शॉपिंग करके आया, फिर मैंने पीछा करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं, यहाँ पे हम सक्सेसफुली अपने सब्जेक्ट को फॉलो भी करते हैं और देखते भी हैं। जो नए लड़के होते हैं ये छोटी-छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे सीखने में आती है। लेकिन कई बार लोग इसको सीखते नहीं है, बहुत सीरियसली नहीं लेते। वो कहते कर लेंगे, फॉलो ही तो करना, कौन सी बड़ी बात है। बट ये एक आर्ट है बेसिकली। राइट। किसी को फॉलो करना, किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। आपने एक था टाइगर फिल्म देखी होगी, ठीक है। अब एक था टाइगर में वो एक प्रोफेसर को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, उसके पास भी जाता है। उसका काम होता है कि उस पर नज़र रखनी है, ठीक है। तो वो अपना कवर बना के चलता है कि मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे आपके ऊपर बुक लिखनी है, और इस तरीके से वो पीछे पड़ा रहता है उसके, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसे कवर भी बनाना पड़ता है। पर ये बताइए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान ले लेते, लेट्स अज्यूम मेरे पीछे ही अगर आपको आना है, कपड़े क्या पहनते हो आप, वो भी मैटर करता है? यस, आपने कपड़े क्या पहने हैं और किस कलर के पहने हैं। आपने कलर भी मैटर करता है? कलर भी मैटर करता है। ये सब मुझे एक्सप्लेन करिए। क्योंकि इसको ऐसे ले लीजिए कि सम टाइम आप देखते होंगे, बहुत लोगों को आप देखते हो, लेकिन कुछ लोग नोटिस में आ जाते हैं। हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं बड़े फेमस, रणवीर सिंह, ठीक है। वो कपड़े बहुत ऐसे पहनते हैं, लोग उनको नोटिस करते हैं। वो पहनते क्यों हैं कपड़े? इसीलिए पहनते हैं ताकि लोग नोटिस करें उनको। अदरवाइज उनके कपड़े बड़े, मतलब मेरे को उनके कपड़े अच्छे नहीं लगते, कभी भी मजाक बनता उनका बहुत ज़्यादा। बट वो उनकी फ़िलॉसफी ये है कि मजाक बन भी रहा है तो लोग बात तो कर रहे हैं उनके बारे में, लोग देख तो रहे हैं ना उनको कि कपड़े क्या पहने हैं, क्या फैशन इन्होंने किया है। कई बार घाघरा पहन के आ जाते हैं, कई बार साड़ी पहन के आ जाती है स्टेज के ऊपर। कुछ ना कुछ ऐसा पहनते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो साफ नज़र आता है। तो एक इन्वेस्टिगेटर को जो है बहुत नॉर्मल दिखना होता है ताकि वो भीड़ में गुम हो जाए। नॉर्मल दिखने का मतलब क्या है? पर नॉर्मल दिखने का मतलब है कि वो लुक वाइज अगर बहुत लंबा है वो, तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा, बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। अगर बहुत शॉर्ट हाइट है तो वो पहचान में आ सकता है। तो उसकी कद काठी हाइट ऐसी होनी चाहिए कि एवरेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कपड़े भी एवरेज पहनेगा, कलर भी एवरेज पहनेगा। अगर उसने तड़क भड़क वाले कपड़े पहने हुए तो वो दूर से समझ में आ जाएगा लोगों को। अगर किसी को लेट्स सपोज आपने देखा कि एक रेड कलर का कोई पहन के खड़ा हुआ है और उसको फिर शाम को भी आप देखते हो, तो आप रिकॉल कर पाओगे कि ये बंदा सुबह भी खड़ा था, अभी भी खड़ा है। या कोई कैप लिया हुआ है जिसने, या चश्मा लगाया हुआ है जिसने, चाहे वो सनग्लासेस लगाए हों, चाहे नज़र का चश्मा लगाया, तो वो दूर से पहचान में आता है। करेक्ट। अब मैंने फ्रेंच कट बियर्ड रखी हुई है, अगर मैं ऐसे रोड पे खड़े होके किसी को वॉच करूंगा तो लोग मेरे को नोटिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर नोटिस करेंगे तो वो फिर मेरे लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, मैं लॉन्ग टर्म के लिए उस जगह पे खड़े होके वॉच नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टिगेटर फॉलो करने वाला है, वॉच करने वाला है, वो लुक वाइज ऐसा दिखे जो नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में आए। जैसे उसने ग्रे कलर का कुछ पहन लिया तो वो जनरली समझ में नहीं आता, या स्काई ब्लू कलर का कुछ पहन लिया तो वो समझ में नहीं आता। अगर वो तड़क भड़क वाले कपड़े पहनेंगे तो दूर से पहचान में आ जाएगा बेसिकली। एंड इसका फ्लिप साइड भी मुझे बताइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पीछे कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है या डिटेक्टिव है, वो मुझे फॉलो कर रहा है, मैं इवेड कैसे करूँ उसे? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप कार चला रहे हो, आप फ्लाईओवर पे जाओ, बीचों बीच गाड़ी रोक दो, मतलब साइड में रोक दो। अगर आपको लगता है कि कोई बाइकर आपको फॉलो कर रहा है, वो आगे निकल जाएगा। अगर वो कच्चा बाइकर होगा तो पीछे रुक जाएगा, मेरे जैसा पका हुआ होगा तो आगे निकल जाएगा वो, ठीक है। तो अब उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा उस दिन के लिए, या फिर दूसरी टीम को बुला लेगा वो फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से, जैसे गोल चक्कर से जा रहे हो तो आप 2-3 चक्कर लगा लो, वहाँ पे चक्कर लगा के देख लो कि कोई बाइक वाला ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन जो अच्छे डिटेक्टिव हैं उनके बारे में आप पता लगा ही नहीं पाओगे कि वो कोई फॉलो कर रहा है आपको। आप चाहे जितना मर्जी रोक लो गाड़ी, कुछ मर्जी कर लो, तो हो सकता है फॉर द टाइमिंग वो छोड़ दें आपको, लेकिन फिर अगले दिन कर लेंगे। जो उनका पर्पज़ है वो पूरा कर ही लेंगे वो, बाय एनी हाउ। तो बट कई बार ऐसे दिखते हैं हम कि लोगों को, हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं यहाँ पे, लोग कहते हैं जी मेरे को डाउट है कि मेरे को कोई फॉलो कर रहा है,
ठीक है। तो ये कई बार साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है बंदे को, करेक्ट। ठीक है। बट अगर जैसे ये जो आपने बात कही कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, तो वो तो मतलब सच में अगर कर भी रहा होगा उनको, किसी मतलब हो सकता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ है, वाइफ के पीछे हस्बैंड ने किसी डिटेक्टिव को लगाया हो, अब वाइफ को शक हो गया, वाइफ ने एक दूसरे डिटेक्टिव को बोल दिया, तो ये तो डिटेक्टिव वर्सेस डिटेक्टिव वाला गेम हाँ, हो तो गया ना। इसमें इसको हम जैसे सर्विलेंस कहते हैं फॉलो करने को, उसको हम काउंटर सर्विलेंस बोलते हैं। ओके। तो जनरली जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो काउंटर सर्विलेंस भी करती हैं। वो अपने बंदों को भी फॉलो करती हैं समटाइम, और समटाइम अपने बंदों को इसलिए भी फॉलो करती हैं कि वो देखते हैं कि दुश्मन देश का कोई जासूस उनको फॉलो तो नहीं कर रहा, तो ये भी होता है। तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर ज़्यादा होता है, चाहे वो इंडिया की एजेंसी हो, चाहे वो इज़राइल की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे किसी और कंट्री की हो। तो काउंटर सर्विलेंस भी वहाँ पे किया जाता है। ओके। हमारे यहाँ पे भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में भी काउंटर सर्विलेंस आता है, लेकिन ये कॉरपोरेट केसेस में आता है, पर्सनल केसेस में बहुत कम आता है। क्योंकि पर्सनल केसेस में अगर सामने वाले को पता चल जाता है तो जनरली वो अवॉइड करता है, या फिर अपनी जो एक्टिविटी उसने कोई करनी है तो वो करता नहीं है। मतलब दो तरीके के लोग होंगे, जो कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे ऐसी जो उनको नहीं करनी चाहिए, और या फिर नहीं कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे होंगे वो कहेंगे ठीक है भैया टाइम पास करते रहो, मेरे को क्या जा रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो कर रहे होंगे वो हो सकता है बंद कर दें। तो लेकिन कुछ अग्रेसिव लोग भी होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ जाके लड़ने लगते हैं कि भाई तूने मेरे पीछे बंदे लगाए हुए हैं, लाइक दैट। आपको कभी किसी पॉलिटिशियन वगैरह ने बोला है कोई केस ऐसा कवर करने के लिए? तो जनरली विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ कोर्स। हाँ जी, पॉलिटिशियन के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, लेकिन मेरी कंपनी का, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मेरा असूल है कि मैं पॉलिटिशियन के केसेस नहीं लेता हूँ। रीज़न? हाँ, उसका कारण क्या है कि लेट्स सपोज मैंने एक पार्टी ए का केस लिया, और पार्टी ए से जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो कल को पार्टी बी के साथ मिल गया जाके, ठीक है ना, तो वो हो सकता है बता दे कि हाँ जी इस इन्वेस्टिगेटर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं वो जनरली मैं नहीं करता हूँ। पर केसेस आते हैं। केसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि अगर आपका पर्सनल केस है, अगर कोई मैट्रिमोनियल से रिलेटेड या कॉर्पोरेट, क्योंकि पॉलिटिशियन भी हो सकता है बिजनेसमैन भी हो, तो अगर उस तरीके के केसेस आते हैं वो हम खुशी खुशी करते हैं, खुशी खुशी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो उनके बच्चे की शादी होनी है, बेटे बेटी की शादी होनी है, वहाँ पे हमें इंक्वायरी करनी है, तो वो हम लेंगे केस, हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई केस है तो वो जनरली हम नहीं लेते हैं। ओके। और मर्डर इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी? मर्डर इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आती है, तो हम उसमें सबसे पहले तो लाइजन करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। इसका और मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो पुलिस उस केस को दर्ज करेगी, एफआईआर करेगी। 302 का हो सकता है, 307 का हो सकता है, मतलब अननोन पर्सन्स के खिलाफ हो सकता है, या नॉन पर्सन्स के खिलाफ हो सकता है। तो उसके अंदर पुलिस क्या कर रही है और हमारा काम क्या है, हमारा काम उसमें बड़ा लिमिटेड होता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट है, यानी कि विक्टिम है, जिसके घर का कोई मेंबर की डेथ हो गई है या वो मारा गया है, और उनको लगता है कि फलाने बंदे ने ये काम किया होगा, ठीक है। पुलिस को तो उन्होंने बता दिया, लेकिन हम उसमें ये करते हैं कि उस फलाने बंदे की इंक्वायरी कर लेते हैं, या उसके बारे में पता लगा लेते हैं कि ये अभी कहाँ कहाँ जाता है। जो सर्विलेंस की हमने बात की, तो सर्विलेंस कर लेते हैं, उसके बारे में पता लगा लेते हैं कि उसकी एक्टिविटी क्या है, जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये बंदा इन्वॉल्वमेंट इसकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से मर्डर केस के बारे में आप बता सकते हो? क्योंकि इसमें मुझे ये जानना है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई मर्डर किया है और आप सही इंसान के पीछे हो और आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली कोई मतलब कहीं से आपको सबूत मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो पता चलने वाला है, तो वो तो मर्डरर है, वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो आपकी लाइफ के ऊपर भी थ्रेट है फिर? हाँ, देखिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में थ्रेट तो थोड़ा सा तो रहता ही है, लेकिन क्योंकि हम जासूस हैं तो जासूसी का जो काम है वो छुप के ही किया जाता है, वो हाइड अपने आप को करके किया जाता है, कोई कवर स्टोरी बना के किया जाता है। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं कि हम जासूस हैं, तो हम आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं या फलाने बंदे की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो उसमें हम कोई ना कोई कवर स्टोरी बना के चलते हैं। कवर स्टोरी जो होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। उस कवर स्टोरी के तहत हम इंक्वायरी करेंगे, फॉलो करेंगे, उनके जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो भी देखेंगे।
तो ये सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करके एक हम रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे कि हम पता लगा पाते हैं कि कौन बंदा कल्प्रिट है और कौन बंदा नहीं है। राइट। कई बार केसेस में ऐसे होता है कि आप ऐसे बंदे पे डाउट कर रहे हैं जो कल्प्रिट होता नहीं है वास्तव में, और ऐसे बंदे को छोड़ रहे होते हैं जो कल्प्रिट हो सकता है। तो जो मैंने अभी लाइजन की बात की या काउंसलिंग की बात की, तो उसके अंदर जब हम क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं तो हम एक लिस्ट ऑफ पर्सन्स का या ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिसके ऊपर डाउट होता है Okay. क्लाइंट को, और उनके ऊपर क्यों डाउट है, उसकी क्या क्या कारण है, वो सारा पता लगाते हैं, तो उसको जीरो डाउन करते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें पुलिस भी हेल्प करती है आपकी? पुलिस भी हेल्प करती, पुलिस की हम हेल्प कर देते हैं कई बार। नहीं, मतलब आई मीन कि इसको मतलब क्योंकि बहुत से बार ये भी हो सकता है ना कि ईगो क्लैशेस हो जाए, क्योंकि केस पुलिस के पास ही पहले आता है, अब वो क्लाइंट है, वो आपको अप्रोच कर रहा है। मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। इसके 2-3 कारण हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मेरी अच्छी बनती है एक तो, और अगर हम कोई ऐसा केस लेते हैं यहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पहले से है, तो हम पहले थाने जाते हैं, आईओ से मिलते हैं, उसको अपना परिचय देते हैं, ओके। उसको बताते हैं कि भी देखो हम आपके मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, और हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप हमें मदद करो तो आप हमें बता सकते हो कि आपने कहाँ तक काम कर लिया। जितना हम एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव काम कर सकते हैं तो वो हम कर लेते हैं। ओके। पुलिस के पास सारे साधन होते हैं, पुलिस एक्यूप्ड होती है, पुलिस सारे काम कर सकती है, लेकिन सम टाइम उनके पास मैन पावर की कमी होती है, उनके पास टाइम की कमी होती है, उनको परमिशंस लेनी होती है, अब किसी के ऊपर नज़र रखनी है नहीं रखनी है, उनके पास उस तरीके की वर्क फोर्स नहीं होती कई बार नज़र रखने की, या उनके पास काम का दबाव इतना होता है, केसेस इतने होते हैं कि वो हर इंडिविजुअल केस को उतनी तवज्जो नहीं दे पाती है। तो पुलिस कई बार खुद विक्टिम की फैमिली को कह देती है कि अच्छा अब ऐसा करो, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन वो अच्छा, आपको पुलिस ला के खुद दे बोलती देगा। है। हाँ हाँ, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ला के दे देगा जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी केसेस में जैसे किसी को ढूंढना है, तो अब हमें पता है कि ये फलाना बंदा है, ये इसका दोस्त है, ये कभी ना कभी जाके मिलेगा उसको। तो हम क्या करते हैं कि पुलिस के साथ बातचीत करके उस बंदे को ट्रैप करते हैं, उस Okay. बंदे को फॉलो करते हैं। तो जब हमें लगता है कि हम ये मिल रहा है, अब हमें समझ आ गया, चेहरा देख लिया, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, उनको बंदे की लोकेशन मिल जाती है, एड्रेस मिल जाता है, वो पुलिस उठा के ले जाती है उसको, फिर आगे की जो कार्रवाई करनी है वो करती है पुलिस। पर जैसे अगर कोई मर्डर केस है जिसमें आपने पकड़ लिया जो भी गुनहगार था उसे, वो सबूत लेके अब आपको पुलिस को ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अरेस्ट नहीं कर सकते उस इंसान को, फिर वो आपको कोर्ट में भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो कोर्ट में चला रहेगा केस फिर। तो जनरली हम नहीं पकड़ते किसी को। हम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है या यहाँ पे रह रहा है, तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है उसको पकड़ने की। जो भी इन्वॉल्वमेंट होगी पुलिस को होगी, क्योंकि पुलिस में वो वांटेड होगा, पुलिस उसको ढूंढ रही होगी इंक्वायरी करने के लिए, ताकि आगे की पूछताछ कर सके और वो अपना जो केस है मजबूत कर सके। तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। क्लाइंट के साथ पुलिस आती है, उस बंदे को अरेस्ट करती है, थाने लेके जाती है, जो आगे की कार्रवाई है फिर पुलिस करती है। ओके। तो कोई ऐसे मर्डर केस के बारे में बताइए जो आपने सॉल्व किया हो, वहाँ पे क्या हुआ था? तो जनरली मैंने एक जो मैंने काफ़ी साल पहले केस किया था, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था, उसमें मैंने मेरे पास पंजाब से केस आया था, और उसमें पर्सन का ज़मीन को लेके झगड़ा हुआ किसी के साथ, और उसका रात को मर्डर हो गया, और सुबह उसकी लाश मिली, पता नहीं था कि किसने क्या किया है। क्लाइंट को कुछ लोगों पे डाउट था, पुलिस अपने तरीके से काम कर रही थी, लेकिन क्लाइंट को लगा कि मेरे को जो है एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करना चाहिए। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने केस को समझा और पुलिस से भी बातचीत की, और पुलिस को बताया कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो हम काम करेंगे इसके ऊपर। तो पुलिस ने हमारे साथ बातचीत की, जो आईओ था, कोऑपरेटिव था, उसने कहा ठीक है आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करोगे आप। ओके। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन जो वो कर रहे हैं वो डीरेल हो सकती है, वो प्रभावित हो सकती है। तो हमने उनसे वादा किया कि ठीक है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से काम करेंगे, और जैसे ही कुछ मिलता है वो हम आपको बताएंगे। तो मैंने 2 महीने वहाँ पे उस जगह पे रह के अंडर कवर ऑपरेशन किया, और मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए, जिसके ऊपर डाउट था वही बंदा कल्प्रिट था। उसकी रिकॉर्डिंग्स की पूरी मैंने उसके वहाँ पे बग लगाए,
और बग लगा के उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करके जब हमें ये यकीन हो गया कि हाँ इसने किया है, तो पुलिस को हमने सारे सबूत दे दिए। बट सबूत में तो आई थिंक ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हम मतलब वो लीगल नहीं होता ना, नहीं कोर्ट में तो आप उसे पेश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सिविल केसेस में जनरली जो जजेस हैं वो सुनते नहीं हैं, हम्म, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें ऑडियो भी अपने आप में एक सबूत माना जा Okay. सकता है। लेकिन ये कोर्ट टू कोर्ट और जज टू जज भी वरी करता है, और आप कितना मजबूत केस बनाते हो। और सम टाइम लेट्स सपोज आप नार्को टेस्ट कर रहे हैं, पुलिस नार्को टेस्ट कर रही है, तो वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट के करेक्ट, अंदर, हाँ। ठीक है। बट क्या होता है कि उससे आपको कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि अच्छा, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसने मर्डर वेपन कहाँ छुपाया है, या पिस्टल है या चाकू है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वह कहाँ पे छुपाई है। तो अगर वो जगह मिल जाती है आपको और वहाँ से आप बरामद कर लेते हो, बाद में पुलिस जा कर के वहाँ पे छानबीन करती है, वो बरामद कर देती है, और वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी मिल जाते हैं, तो वो जो नार्को टेस्ट किया है और जो बरामदगी हुई है उसके बेस पे उसको सज़ा मिल सकती है। Okay. वो फिर प्रूफ माना जा सकता है। तो मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है ऑडियो, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस या सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के तौर पे इसको कोर्ट मान लेती है। इंटरेस्टिंग। जी। आपके करियर में कौन सा ऐसा केस था जो आपके लिए ही बहुत सरप्राइजिंग था, कि जिस तरह से मतलब वो केस सॉल्व किया हो या उसमें जो भी सामने निकल के आई हो चीज़ एट द एंड ऑफ इट आपको ही सरप्राइज कर दी हो? तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक केस किया था प्री मैट्रिमोनियल का। वो सरप्राइज़ मुझे इसलिए किया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा उसका। 32 साल की लड़की थी। मैं कई जगह बता चुका हूँ ये केस, बट आपको भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है, और आपके दर्शकों को, आपके ऑडियंस को सुनना भी चाहिए कि आज की डेट में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे इनसे बचना भी है हमें। तो 32 साल की लेडी थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ये करनी थी कि उसने शादी के लिए अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था एक मैट्रिमोनियल साइट पे, और एक लड़के ने, फैमिली ने वो प्रोफाइल देखा, उसको हिट किया और उन दोनों में बातचीत होने लगी। तो फैमिली ने सोचा कि चलो इसकी प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन करा लेते हैं, आजकल इतने सारे केसेस आ रहे हैं, Right. बढ़ रहे हैं, तो इसकी वेरिफिकेशन करा लेते हैं। तो वो हमारे पास आए, तो जनरली मेरा क्वेश्चन रहता है कि अच्छा क्यों कराना चाह रहे हो इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने बताया कि भाई 32 साल की लड़की है, अभी तक इसने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि अनमैरिड है ये, और हम ये जानना चाहते हैं कि कारण क्या है इसका। तो हमने इंक्वायरी शुरू की। पहला झटका हमें तब लगा जब हमें पता चला कि जो एड्रेस उसने लड़की ने लड़के वालों को दिया है कि ये मेरा एड्रेस है, वहाँ पे वो रहती नहीं है। वो एड्रेस है ही नहीं उसका, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। फिर क्लाइंट को हमने बताया कि भाई ये क्लाइंट एग्जिस्ट नहीं करता। उसने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा पता करो कि कहाँ रहती होगी, भाई नाम तो यही है, फादर नेम भी यही है, चीज़ें भी यही हैं। तो फिर हमने पता किया, हमें पता चल गया लकली कि हाँ वो फलानी जगह पे रहती है। वहाँ जब हमारी टीम गई, वहाँ पे इंक्वायरी की, तो पता चला लड़की की फैमिली रहती है, लड़की नहीं रहती वहाँ पे, लड़की अलग से रहती है। तो जब वहाँ से इंक्वायरी करनी शुरू की कि क्या है क्या नहीं है, तो पता चला कि लड़की ने आज से 8 साल पहले शादी की थी। ओके। ठीक है, पहला झटका। दूसरा झटका मतलब, और शादी घर से भाग के की थी, लव मैरिज की थी, और उसका 7 साल का एक बच्चा भी है, हाँ। और अभी उसने डिवोर्स भी ले लिया अपने पति से। ओके। तो अब देखिए कितना लोग झूठ बोलते हैं। उस लड़की ने मैट्रिमोनियल साइट पे ये दिखाया कि वो अनमैरिड है, जबकि वो डिवोर्सी थी और एक उसका बच्चा भी था। तो अगर उसकी शादी हो जाए किसी भी लड़के से ऐसे झूठ बोल के, तो अब बताइए कि कल को क्या क्या झूठ उसके निकल के आ सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, यहाँ पे वो हमें सरप्राइज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक अजीब चीज़ ये भी रही कि लड़के को बड़ा समझाना मुश्किल हो गया कि भाई तूने इसके साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि लड़का 2-3 महीने से उससे बात कर रहा था, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला एंगल भी बन गया, अटैचमेंट भी हो गई। अब वो कहता है जी क्या फ़र्क पड़ता है, चलो बच्चा है तो संभाल लूँगा मैं, और कोई बात नहीं, ये अब शादियाँ तो टूट जाती हैं, डिवोर्स तो हो सकता है, कोई हो सकता है इसकी गलती ना हो। तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था। तो मेरा मानना है कि जो लोग प्यार में होते हैं तो वो अपने पार्टनर को ऐसी चीज़ों के लिए जल्दी माफ़ कर देते हैं कि उनको लगता है कि भाई प्यार ही सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है, बट क्योंकि वो तो तब होता अगर वो मतलब ये सब चीज़ें छुपाती नहीं,
उसने तो छुपाई ये चीज़ें, एंड देन फिर जो प्यार मोहब्बत उसके बाद हुआ। हमने लड़के को यही समझाया कि भाई अगर इसने छुपाया है, ठीक है, तो ये तो एक वो सच था जो बहुत बड़ा हमारे हिसाब से था, और इसने क्या क्या छुपाया होगा वो हमें पता करेक्ट। नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे कि इसने 4 5 6 10 सच और नहीं छुपा लिए? हो सकता है इसकी लाइफ और डार्क हो, और इसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हों जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए एक सच आपको पता चल गया, उस पे आपने पैसे भी खर्च कर लिए, अपने इमोशंस भी खर्च कर लिए, तो अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट। मतलब हम एटलीस्ट हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये लड़की मैरिज मटेरियल है, क्योंकि ये पहले दिन से झूठ बोल के चल रही है, और इसने कितने झूठ बोले हमें नहीं पता। राइट। क्योंकि ऐसे केसेस तो लड़कों के साथ में रीसेंट टाइम से तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मतलब शादी हो जाती है, उसके बाद में बहुत कुछ पता चलता है। कई केसेस में हमने देखा है कि मर्डर तक हो गया है, सुसाइड हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। इनफैक्ट एक रीसेंट केस था, शायद सवाई माधोपुर पुलिस ने पकड़ा था एक लड़की को। वो तो उसने पूरा गैंग चला रखा था, 25 30 शादियाँ करके फिर वो भाग जाती हाँ, थी। तो तो वो लुटेरी दुल्हन हाँ। बोलते हैं उनको। तो वो एक फ़िल्म भी आई थी सोनम कपूर की, करेक्ट। डॉली की डोली। तो उसमें यही था कि वो शादियां करते हैं, और जो दहेज का पैसा होता हाँ। है, जो जेवरात होते हैं, गहने होते हैं, वो लेके दौड़ जाते हैं, और अपना फिर दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं, दूसरा शिकार ढूंढना शुरू कर देते हैं वो। तो ये आजकल बहुत चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को अपील भी करते हैं, लोगों को कहते भी हैं कि शादी से पहले आप जांच कर लो, खुद जांच कर लो, या किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लो, किसी डिटेक्टिव की हेल्प ले लो। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे डिटेक्टिव्स हैं, तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। अपने आसपास जो भी आप अच्छा डिटेक्टिव समझो, ठीक है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। एटलीस्ट आपके साथ इतने बड़े धोखे नहीं होंगे। करेक्ट। देखिए, शादी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने इंक्वायरी करा ली तो उसके बाद भी शादी चलेगी। शादी आपकी दोनों की रजामंदी से चलेगी, आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलेगी, आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हिसाब से चलेगी। शादी चलाना हमारा काम नहीं है, लेकिन आपको धोखे से बचाना हमारा काम है। आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। शादी से पहले उसका क्या रिकॉर्ड रहा, क्या रहा, वो सब हम पता कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद सामने वाला बंदा बदल भी सकता है, क्योंकि आप कैसे हो ये भी डिपेंड करता है उसको बदलने या ना बदलने के लिए। तो लेकिन शादी से पहले जांच है जरूरी। राइट। पर ये बताइए कि मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डिटेक्टिव्स ये इंडिया में क्या है? मतलब आपके लिए कोई ऐसा इंस्पिरेशन रहे इन द पास्ट कि जिनको देख के आपने भी सीखा हो उनसे कुछ, या उनको देख के ही आपको लगा कि आपको भी डिटेक्टिव बनना है? तो जनरली देखिए, डिटेक्टिव मेरा तो ये था कि जब मैं इस लाइन में आया तो मैं एक्सीडेंटली आ गया इस लाइन में, क्योंकि मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, नया नया 17 साल की उम्र थी, बहुत नई उम्र थी, और मैं कुछ और बनने आया था दिल्ली, बट वो बन नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, घर वापस जाऊंगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, दोस्त लोग कहेंगे कि भाई बहुत सपने लेके गया था दिल्ली, तो बट क्या किया तुमने अब, ठीक है। तो सोचा कि क्या करें। तो उन दिनों हम नॉवेल्स पढ़ते थे, नॉवेल्स के अंदर डिटेक्टिव का रोल तो मेन शर्लॉक रहता होम्स ही वाली है। या ब्योमकेश बख्शी वाली? हम पढ़ते थे वेद प्रकाश शर्मा जी के नावल। उसमें एक करेक्टर सुनील होता था, जी जी। जो पत्रकार था, जैसे आपका बैकग्राउंड है, तो जर्नलिस्ट होता है वो। तो लेकिन वो क्राइम जर्नलिस्ट होता है। वो मतलब इस तरीके के केसेस देखता है जो मर्डर के होते हैं, रेप के होते हैं, इस तरीके के जो सीरियस क्राइम से रिलेटेड केसेस होते हैं, उन्हीं के ऊपर छानबीन करता है, अपनी रिपोर्ट लिखता है वो। लेकिन उसका किरदार मतलब पत्रकार का ज़रूर था, बट लेकिन वो डिटेक्टिव से कम नहीं था। वो जो भी करता था वो डिटेक्शन ही करता था, डिटेक्टिव वर्क ही करता था, वो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता करता था वो। तो वो बड़ा मेरे को करेक्टर अच्छा लगता था, और मैं काफ़ी कुछ सीखता भी था उस समय उससे, और मैं इम्प्रेस भी था। तो जब मेरे को मौका मिला तो मैंने कहा हाँ, ये प्रोफेशन मेरे लिए हो सकता है, इसमें करियर बनाया जा सकता है, इसमें दाल रोटी कमाई जा सकती है। तो ये सोच के मैंने उस समय शुरू किया था। तो नहीं सोचा था कि ऐसे मैं मतलब आगे काफ़ी आगे बढ़ूँगा, या एक अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करूँगा, या फिर मैं इंटरनेशनली काम कर लूँगा, या मतलब आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँगा आज। पर इसमें स्पीकिंग प्रोफेशनल साइड के बारे में कि जी, अगर किसी को इसमें करियर बनाना है जी, जी। तो पैसा कितना इन्वॉल्व होता है पर केस? अगर आप बता सको एक अंदाजन कि इस अमाउंट से इस अमाउंट तक आपको मिल सकता है, एक बॉल पार्क फिगर भी। देखिए, जो हम क्लाइंट से चार्ज करते हैं वो जनरली
ये केस टू केस डिपेंड ऑफ करता है कोर्स, हाँ। है ना। तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें हम देखते हैं। पहला ये देखते हैं कि नेचर ऑफ केस क्या है, केस किस तरीके का है, प्री मैट्रिमोनियल है, पोस्ट मैट्रिमोनियल है, किस तरीके की टीम हम उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि टीम भी डिपेंड करता है कि कोई नए लड़के इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं, या हमें बहुत पुराने जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इन्वॉल्व करने हैं, या ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें निकालनी है यहाँ पे हम कुछ एक्स CBI या एक्स IB ऑफिसर्स ही इन्वॉल्व कर सकते हैं जिनका अपना 30-35 साल का एक्सपीरियंस रहा हो। तो नेचर ऑफ केस पहले तो सबसे पहले मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है कि कितना लंबा वो केस करना है, इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है, और इंफॉर्मेशन के साथ तीसरा कि सबूत भी चाहिए या नहीं चाहिए, और सबूत चाहिए तो किस लेवल के चाहिए, क्या फैमिली लेवल तक चाहिए या कोर्ट लेवल तक चाहिए। ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वो पक्के सबूत होने चाहिए ताकि सामने वाला वकील उनको काट ना कर पाए या उसका तोड़ ना निकाल पाए। तो ये सब चीज़ों में डिपेंड करता है। चार्जेस अगर मैं बोलूँ तो 10,000 रुपये से शुरू होके 10 लाख तक, 20 लाख तक कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं। आपका सबसे महंगा केस कौन सा रहा है, मतलब जिसके लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट आपने चार्ज किया? आप नंबर नहीं बताओगे तो भी चलेगा, केस के बारे में जानना तो चाहता हूँ। मैंने 18 लाख रुपए एक केस में चार्ज किया। क्या केस जो था? मैंने मर्डर का केस आपको बताया, 2 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया। तो मैंने काफ़ी साल पहले ये काम किया था, मैंने 18 lakhs उसके ऊपर चार्ज एंड किया ये था। चार्ज क्यों, मतलब कुछ रीजंस थे उसके पीछे? उसके पीछे जब हम अंडर कवर करेंगे या करते हैं तो उसके ऊपर हमारा होमवर्क बहुत होता है, और ये रिस्की भी था थोड़ा, क्योंकि मर्डर का मामला था। तो नेचर ऑफ केस एक तो पहला जो है वो हाईएस्ट उस पे आ गया, क्योंकि मर्डर तो हाईएस्ट उसमें जाएगा, ठीक है। और दूसरा था कि हमें कितना काम करना है, तो 2-3 महीने था कि भाई 2 महीने भी करना पड़ सकता है, 1 महीना भी करना पड़ सकता है, 3 महीने भी। आपने अभी फिल्म देखी होगी अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2। दृश्यम 2 में जो उनके पड़ोसी होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं जनरली, आपको अगर वो फिल्म याद होगी। जी। तो वो पड़ोसी बन करके उनके साथ रहते हैं और वो सारी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, बगिंग करते हैं उनकी, ठीक है। तो उस तरीके का रोल जो है हमारा होता है इन्वेस्टिगेशन में, जब इस तरीके का कोई सीरियस क्राइम होता है या सीरियस इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो यही उस केस में हमने की थी। तो इसमें पहला नेचर ऑफ केस सीरियस था, दूसरा नंबर ऑफ डेज उसमें बहुत ज़्यादा थे, तीसरा हमें प्लानिंग इसके ऊपर करनी पड़ती है। काम मैं अकेले कर रहा था, लेकिन ये टीम वर्क होता है। मेरे को अगर पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगी मेरी टीम की तो मैं प्रॉपर काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन जुटाई है, ठीक है, वो मुझे किसी को पास ऑन भी करनी है ताकि सही हाथों में चली जाए और वो हम सही तरीके से उसको प्रिजर्व करके रख सके, जब ज़रूरत होगी उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक चेन ऑफ मतलब टीम होती है कि कौन सी टीम क्या काम करेगी, बैकअप प्लान क्या होगा हमारा, होमवर्क कितना उसके ऊपर किया है। तो ये सारा मैटर करता है, इसलिए हम इस तरीके के चार्जेस लेते हैं बेसिकली। एंड ये चार्जेस बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट होता है या लाइक फॉर एग्जांपल एक लॉयर का जिस तरह से चार्जेस होते हैं कि पर हियरिंग, वो जब तक हियरिंग चलते रहेगी फिर वो हर हियरिंग का अलग अलग कॉस्ट बढ़ते जाता है, ये भी वैसे ही होता है? ऑलमोस्ट ये ऐसा ही होता है कि अगर कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हम लमसम ले लेते हैं कि ठीक है 5 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए लेंगे या 2 लाख रुपए लेंगे, 50,000 लेंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि हम पर डे के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। ओके। तो यहाँ पर वीक के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, पर मंथ के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। तो ये भी अगेन नेचर ऑफ केस क्या है, हमारा टाइम कितना लगने वाला है, उसमें आउटपुट क्या आने वाला है, उस हिसाब से हम तय करते हैं बेसिकली। एंड आपकी टीम में क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि एक्स CBI, एक्स RNDW वाले लोग हैं जिन्होंने वो छोड़ दिया अभी एजेंसीज, बट यहाँ पे अब वो रिटायरमेंट के बाद में शायद काम कर रहे हो किसी भी रीज़न से। सबसे एक्सपीरियंस इंसान कौन होगा अब तक जिससे आप मिले हो आपके जो टीम में है? मेरे 2008 से लेके 2011 तक जॉइंट डायरेक्टर थे IB के। ओके। उन्होंने मेरे साथ काम किया एज अ मैनेजर। तो वो पहले मेरे पास फील्ड के लिए आए थे, लेकिन मैंने देखा कि नहीं वो बहुत सीनियर हैं, नॉन IPS थे वो, ठीक है। IPS अफसर नहीं हमारे साथ काम कर पाते हैं क्योंकि उनका एक तो मतलब एक ओहदा काफ़ी बड़ा होता है और दूसरा उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। वो किसी न किसी कंपनी में मतलब एज अ एडवाइज़र काम कर लेते हैं
और उनको अच्छा पे आउट भी मिल जाता है, जो कि हम उनको उतना पे आउट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आईपीएस अफसर हमारे साथ काम नहीं कर पाते हैं। ओके। नॉन आईपीएस जो होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर से निकल के ऊपर चले गए हैं, अपनी काम करते करते उनको प्रमोशन मिली और अच्छे रैंक पे पहुंच गए, तो वो जनरली हमारे साथ काम करते हैं। और वो ऑल ओवर इंडिया में जो उनका होम टाउन होता है, जैसे लेट्स सपोज अगर आईबी की बात करूं, तो आईबी काम कैसे करती है, जनरली बीएसएफ के साथ काम करती है और रिमोट एरियाज़ में काम internally जो भी करेगी, हो रहा है। मणिपुर में काम करेगी, मेघालय में काम करेगी, या इधर जम्मू कश्मीर में काम करेगी। ऐसे बॉर्डर एरियाज़ में काम करती है जहाँ पे कुछ दुश्मन देश की या पड़ोसी देश की कोई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे वो कुछ इंटेल उनको लेना होता है, जो हम पेपर में, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इंटेलिजेंस की खबर थी। तो इंटेलिजेंस का खबर का मतलब है कि या तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की खबर थी, या फिर वो आरएडब्ल्यू की खबर थी, या फिर वो आईबी की खबर थी। तो ये 3-4 एजेंसीज अलग अलग होती हैं जो उसके ऊपर काम करती हैं बेसिकली। तो इस तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। राइट। एंड आई डोंट नो, मतलब ये सही सवाल है या नहीं है पूछने के लिए, बट आप इसके बारे में बता सकते हो कि आज तक आपके करियर में कौन सा ऐसा केस था जो बहुत घिनौना था बट आपको सॉल्व करना पड़ा? ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे रेप के केसेस होते हैं। ये वाले केसेस भी आते हैं? हाँ, रेप के केसेस आते हैं। मेरे पास एक लेडी आई और आते ही रोने लगी कि भाई मेरे जो बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा है वैसा है। तो उसने बताया कि वो मतलब पिछले 2 साल से लिव इन में रह रही थी, और उसका जो बॉयफ्रेंड है अब उसको छोड़ के चला गया। उसके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए भी थे जो उसने अपनी जॉब से इकट्ठा किए थे, वो भी उसने धीरे धीरे करके ले लिए, और उसी के फ्लैट में रहता था, किराया भी वही देती थी, खर्चा भी वही करती थी सारा। अब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, और अब वो कहता है कि भाई अब तेरे पास क्या है, ना तेरे पास पैसा है, ना तेरे पास शरीर है, तो मैं तेरे साथ क्यों रहूं। ठीक है, तो ये सुन के बड़ा बुरा लगता है कि भाई एक औरत के लिए एक आदमी इस तरीके की सोच भी रखता है। जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हो, आपने 2 साल बिताए उसके साथ, दुख सुख में आपने उसका साथ दिया, उसका साथ लिया, तो फिर आप ऐसी बात करते हो, तो फिर बहुत बुरा लगता है। मतलब जब आपने घिनौना बोला, तो घिनौना लगता है उस आदमी के लिए कि ये कितना घिनौना आदमी है जो इस तरीके की बात करता है। तो उस केस में फिर मैंने लेडी को बोला कि आप मेरे से क्या चाहते हो। तो जनरली वो हमारे पास इसलिए आई थी कि हम उसके घर का पता बता दें, वो जाए वहाँ पे। अच्छा, उन्हें घर और का पता भी नहीं घर पता? भी नहीं पता था। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है, लोग पता भी नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि पता करेंगे तो पूछेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। अब उसको खुश रखना होता है, तो वो नहीं, ना लड़की पता करती है ना लड़का पता करता है, धोखा दोनों तरफ से मिल रहा होता है। ठीक है ना। तो इस केस में फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई ये पुलिस केस है, तो हम पुलिस को बुलाते हैं, यहीं पे एफआईआर दर्ज कराते हैं और आपका केस करते हैं। तो मैंने पुलिस को बुलाया उसके कहने पे, और पुलिस आई, एफआईआर दर्ज हुई। उससे पहले मैंने लड़के से बात करने की ट्राई की, उसको समझाने की ट्राई की, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया। तो उसका एटीट्यूड ऐसा था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, जो मैंने पाना था, जो मैंने हासिल करना था कर लिया, अब इसके पास देने को क्या है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये पुलिस में भी जाती है तो। बट लेकिन 24 घंटे में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, 4-5 महीने उसको जेल में रखा, तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। फिर वो लड़की से शादी करने को भी तैयार था, पैर पड़ने को भी तैयार था, सारा कुछ था कि मतलब मेरे को वापस ले लो अपनी लाइफ में, और मेरी ज़मानत करा दो। तो जनरली इस तरीके के केसेस में कोर्ट भी थोड़ा सा ये कहती है कि अगर सामने वाला शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये कोर्ट के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को माफ़ करती है या नहीं, क्योंकि जो 376 के केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, वो पर्सन वर्सेस स्टेट हो जाता है, स्टेट के खिलाफ क्राइम हो जाता है। तो उसमें जो विक्टिम है वो चाहे आए चाहे ना आए, या वो आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, तो लेकिन स्टेट उसको आगे बढ़ाता है। पुलिस जो है उसके ऊपर काम करती है, जो पुलिस का वकील होता है, कानून का वकील होता है, वो उसके ऊपर काम करता है जनरली। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड आपने अब तक जो अपने मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में बात की, प्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर जिनकी शादी हो गई उसके बाद की बात, सबसे ओल्डेस्ट
कपल कौन सा रहा है जिसका केस आपको मिला है? आई एम ट्राइंग टू एंगेज कि यंग के बारे में तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जी, जी। वो पीरियड ही वैसा होता है कि आप इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो, आपका इमोशनल चीज़ें होती है। जी, जी। बट मिडिल एजेस में जैसे 50 के बाद में या अराउंड 40s ये वाले भी आते हैं लोग? तो मैंने एक केस किया था जिसमें एक 60 के आसपास सज्जन थे, जिनके 60? ऊपर 60 के आसपास, और उनकी वाइफ की एज थी मतलब 55-56 रही होगी, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो भी, क्योंकि 60 के वो थे तो उनके आसपास ही उनकी एज थी। तो उनका मैंने केस किया था, उनमें उसमें लड़की को डाउट था कि भाई, लेडी को डाउट था, मतलब लड़की तो क्या, तो लेडी को डाउट था कि मेरा हस्बैंड जो है पहले जो है वो टाइम से आ जाता था घर पे, अब वो टाइम से नहीं आ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। अच्छा, क्योंकि इतनी ये वाली बात भी खटक सकती है? खटकेगी, कोई भी चीज़ खटकेगी खटकेगी। आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता होता है, सब कुछ हम्म। पता होता है। अगर जैसे ही आपकी लाइफ में या आपकी वाइफ की लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो वो पार्टनर को पता चल जाते हैं, पार्टनर भांप जाता है। कई बार तो रिएक्ट कर देता है पार्टनर, ओवर रिएक्ट कर देता है, कई बार वो थोड़ा सोच समझ के रिएक्ट करता है, और कई बार वो रिएक्ट नहीं करता और देखने की कोशिश करता है कि आगे क्या चल रहा है, या वो पता कर ले राइट। या उससे समझ आ जाए। तो ये बंदे की समझदारी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। तो वो केस मैंने इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें पर्सन जो था 5-6 महीने पहले तक तो टाइम से आ रहा था, लेकिन फिर उसने टाइम लगाना शुरू कर दिया, 2-3 घंटे लेट आता था। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि वो किसी एक कोर्स, जर्मन कोर्स था लैंग्वेज का, वो कर रहा था, क्योंकि उनके बच्चे जो है जर्मनी में रह रहे थे, तो उनके पास जाना था, तो वो अपनी ओके। बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता था कि देखो मैंने जर्मन सीख ली है। तो ओके। मतलब इस तरीके के केस भी आते हैं हमारे पास। पर कभी ऐसा हुआ है कि जैसा ये आपने ये केस बताया, इसमें कुछ था नहीं इवेंचुअली, ऐसे आई एम श्योर कि और भी केसेस आए होंगे, इसकी वजह से रिश्ते टूट भी सकते हैं ना, क्योंकि एक पार्टनर ने तो शक किया, तो उस ऐसा कभी हुआ है कुछ? ऐसे तो अक्सर होता ही है, क्योंकि जो केसेस हमारे पास पोस्ट मैट्रिमोनियल के आते हैं, जो लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं श्योर होते हैं कि मेरे पार्टनर का कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आज शक हुआ तो कल वो डिटेक्टिव के पास पहुंच गए। वो अपने तरीके से पहले जांच करने की, समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो लास्ट रिजॉर्ट जो है वो डिटेक्टिव्स का रहता है। राइट। तो वो पहले ही नहीं आ जाते हैं, तो वो बाद में आते हैं हमारे पास, जब सारा कुछ आजमा लेते हैं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको यकीन हो जाता है कि हमारे पार्टनर का कुछ ना कुछ चल रहा है। और सम टाइम कुछ केसेस में ऐसे होता है कि उनको पता होता है कि किसके साथ चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए होता है, उनको श्योरिटी चाहिए होती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के सामने ये चीज़ें रखूँगी तो फिर वो मना नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट। इसलिए भी आते हैं हमारे पास लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है अब वो कि आप उसको गेज ही नहीं कर सकते, और अगर आपको एक बार शक हो गया फिर तो वो वहाँ से कहाँ चली जाएगी चीज़ आपको पता नहीं है। बट आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक और चीज़ कही थी कि एनआरआईज भी आपको कांटेक्ट करते जी, हैं, जी। यूएस कनाडा वहाँ जी, से। जी। ये क्या केसेस होते हैं? तो जनरली ये प्री मैट्रिमोनियल के भी होते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल के लिए भी होते हैं। इसमें इस तरीके से होता है कि प्री मैट्रिमोनियल, लेट्स सपोज कोई ऑस्ट्रेलिया में लड़की है, वो इंडिया में शादी करना चाहती है, उसके पेरेंट्स ने कहा भी इंडियन लड़के से शादी करो, तो वो उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना प्रोफाइल बनाया, अब इंडिया के किसी लड़के को वो डेट कर रही है, बातचीत कर रही है। तो अब उसको उस लड़के की इंटेंशन कैसे पता चलेगी कि वो सिर्फ वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे बसने के लिए उससे शादी कर रहा है, या सचमुच उसको एक पार्टनर की ज़रूरत है तो शादी कर रहा है। तो ये जांचने के लिए कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, हैबिट्स क्या हैं, जो उसने अपने बारे में लड़के ने बताया तो वो सच है या नहीं है उसके बारे में, और दूसरा उसकी इंटेंशन सही है या नहीं सही है, ये जानने के लिए वो हमें संपर्क करते हैं। हम प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको रिपोर्ट देते हैं। ओके। तो ये वाइस वर्सा है, लड़के वाले भी आते हैं, लड़की वाले भी आते हैं। तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है फिर उसके या लिए? ट्रैवल भी करना पड़ता है। ओके। यस। बट फिर क्योंकि वहाँ पे अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो लॉज ही चेंज हो जाते हैं, तो कभी उस चीज़ की लीगल दिक्कत हुई है वहाँ पे? अगर तो जैसे हमारे पास बाहर से केस आया इंडिया का, तो वहाँ पे तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया के किसी पर्सन ने हमें
बाहर के किसी पर्सन का केस दिया कि वो फलानी जगह पे रहता है, कनाडा में रहता है या अमेरिका में रहता है या जर्मनी में रहता है, उसकी इंक्वायरी करनी है कि वो बंदा सही है या नहीं सही है। तो जनरली क्या करते हैं, हमारे यहाँ WAD है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स की एक एसोसिएशन है हमारी, इंटरनेशनल काउंसिल भी है, डिटेक्टिव्स काउंसिल भी है। तो उसमें हमारे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो उस एरिया में होते हैं पर्टिकुलरली, हम उनसे संपर्क करते हैं, उनसे हेल्प ले लेते हैं। अगर हमें भी जाना है तो काम वही करेंगे फ्रंट पे, लेकिन हम सुपरवाइज कर लेते हैं केस को। तो इस तरीके से हम लीगल दायरे में भी नहीं आते और हमारा काम भी हो जाता है, क्योंकि लीगली तो वही काम कर रहे होते हैं जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटर हैं। कभी थ्रेट मिला है आपको किसी तरह का इस काम को करते हुए? मुझे आज तक कोई थ्रेट नहीं मिला है, बिकॉज़ जितना भी मैंने काम किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो, बहुत चीज़ों को फॉलो करके, सिस्टम को फॉलो करके काम करते हो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आती है, बिकॉज़ आप सोच समझ के काम कर रहे हो। आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे कि आप दूसरे को मौका दें कि वो आपको थ्रेट कर पाए। बट ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे केसेस में कि जहाँ पे लेट्स से कि किसी मर्डर अक्यूज को आपने प्रूव करा दे कि हाँ इसी ने किया था, अब उसे सज़ा मिलती है, जो भी होना है, जेल हो जाती है, जो भी होता है, वो जेल से छूटने के बाद में हो सकता है आके उस डिटेक्टिव को फिर से थ्रेटन करे या कुछ भी करे। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई केस देखा नहीं कि इतना लंबा, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत लंबे केसेस चलते हैं। अगर वो जेल से बाहर आ गया और उसने मेरे को थ्रेटन कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसको वापस जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को धमकी भी नहीं दे सकते इस तरीके से, वो भी इनलीगल है, वो भी पनिशेबल एक्ट है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप फिर से जेल जा सकते हो, और जो जेल जा चुका है उसको पता है जेल की हालत क्या है, जेल कैसी होती है, इसीलिए जेल में रखते हैं, जेल इसीलिए जेल से बचते हैं लोग। तो वो नहीं चाहेगा कि वो दोबारा जेल जाए, तो इसलिए वो किसी ऐसी हरकत जनरली नहीं करेगा, अगर वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है तो। कोई स्पेसिफिक आप लोग टूल्स यूज़ करते हो? क्योंकि मैं बहुत बार रील स्क्रॉल करते रहता हूँ, तो वो कुछ स्पेशल तरह के बाइनोक्यूलर्स होते हैं या रिकॉर्डिंग के वो पेन्स या चश्मे वगैरह आते हैं, ऐसी भी चीज़ें यूज़ करते हो आप? हाँ, इसमें रेगुलर जब हम फील्ड में होते हैं, हमारी टीम इस तरीके के काम करती है, तो वो जो स्पाई गैजेट्स बोलते हैं हम इनको, तो स्पाई गैजेट्स अलग अलग टाइप के यूज़ करती है। जो पेन की बात की, पेन तो आउट ऑफ डेट हो गया है। अब नया क्या है? अब नया बहुत सारी चीज़ें हैं, बता सकते हो? मतलब गॉगल्स हैं, और बटन कैमरा भी है, और पर्स वर्स भी आते हैं इस तरीके से, और आपका जो पेन ड्राइव है उसके अंदर भी कैमरा होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे गैजेट्स हैं, यहाँ पे आप पता भी नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कैमरा भी हो सकता है। और बगिंग करने के लिए? तो बगिंग करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस होती हैं एक्चुअली। तो वो इज़राइल से भी इंपोर्ट करते हैं हम, अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं। तो उस तरीके की डिवाइसेस जो हैं, जो जिनको हम ऑडियो बग बोलते हैं, तो ऑडियो बग हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम मतलब बंदे की जो है इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये सही बात है कि मतलब, क्योंकि अगर हम एजेंसीज की बात करें तो उसमें जैसे कहा जाता है कि मोसाद वन ऑफ वर्ल्ड्स टॉप एजेंसी है, स्पाई एजेंसी हम कह सकते हैं। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह भी है वो शायद इजराइल के सबसे बेस्ट हो, ऐसा भी होता है? जो मोसाद है उसका बेस्ट होने का एक कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको बहुत सपोर्ट करती है, और उनका देश बहुत छोटा सा है, उनके साथ हमेशा अस्तित्व की लड़ाई रहती है। तो उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि हर घर से कोई ना कोई बंदा जो है, मेरे ख्याल से ऐसा लॉ है वहाँ पे कि जो भी पर्सन बड़ा होगा वो एक बार आर्मी के अंदर ज़रूर जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को, अपने सिस्टम को डेवलप किया है कि अगर कोई भी बंदा है तो वो करे तो बेस्ट करे वो। करेक्ट। तो इस तरीके से जो मोसाद है, आपने देखा होगा, सुना होगा मोसाद की कहानियाँ, तो केसेस अगर आप सुनोगे तो वो बहुत लंबे लंबे चलते हैं, 2-2, 3-3 साल, 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 महीने। एग्जैक्टली उनका एक केस था जहाँ पे वो बंदा दूसरे कंट्री में जाके वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर ऑलमोस्ट बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है। हाँ, वो डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं बनता, वो राष्ट्रपति भी बनने वाला होता है जी। बट एंड टाइम पे जो उसका कनेक्टिंग डिवाइस होती है, माइक्रोफोन वगैरह होते हैं, वो
पता चल जाते हैं, उनकी रेंज जो कंट्री को है वो समझ में आ जाती है, तो इसलिए वो पकड़ा जाता है, उसको फांसी हो जाती है उस राइट। समय, और वो पकड़ा जाता है। अ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बहुत समझदारी से बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाए तो पता नहीं चलता। अब सोचिए कि वो पर्सन वहाँ पे दसियों साल से रह रहा होगा, दसियों साल से काम है, लेकिन वो पकड़ा गया बिकॉज उसके इक्विपमेंट पकड़े गए। अगर करेक्ट। इक्विपमेंट नहीं पकड़े जाते, कई बार क्या होता है जब आप बहुत लंबा काम कर रहे हो एक ही केस के ऊपर, तो कई बार आप लापरवाह हो जाते हो। उस लापरवाही पे आपसे आपसे गलतियां हो जाती हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा हो तो रहा नहीं, तो इस वजह से आप गलतियां करते हो, और गलतियों का खामियाजा जो है वो पूरी फोर्स को भुगतना पड़ता है सम करेक्ट। टाइम। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये मुझे अभी सडनली क्लिक हुआ कि बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे मॉल्स हो या कोई भी क्लोथ्स का स्टोर हो, वहाँ पे जो ट्रायल रूम्स होते हैं, स्पेशली वुमेन के जो ट्रायल रूम्स होते हैं, वहाँ पे छुपे हुए हिडन कैमराज वगैरह लगा देते हैं। ओयो रूम्स के बहुत हाँ जी, सारे हाँ जी। स्कैंडल्स होते हैं, एमएमएस हम्म स्कैंडल्स जो होते हैं, कैमराज लगा देते हैं। कैसे पता करे कोई कि हिडन कैमरा हो सकता है या नहीं? तो जनरली हिडन कैमरा क्या है कि अगर आप थोड़े से भी सजग हो, आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देख लेंगे और लाइट जला के देखेंगे, तो उसमें लाल लाइट या ब्लू लाइट या कुछ ऐसी लाइट जलेगी, आपको समझ में कुछ ना कुछ आ जाएगा कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पे, जिससे आप छत पे देख रहे हो या एंगल, जिस एंगल पे देख रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से कि वहाँ पे कोई कैमरा लगा होता नहीं। ओयो रूम में और ट्राई रूम में जितना मैंने देखा है, स्पाई कैम की बजाय लोग मोबाइल फ़ोन लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो इस तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं, वो अपना मोबाइल ही वहाँ पे छोड़ देते हैं कई बार। जो एसी का डक होता है उसमें छुपा के, या इस तरीके की कोई चीज़ फॉल सीलिंग बनी हुई है उसमें छुपा के मोबाइल ही छोड़ देते हैं, मोबाइल ऊपर से रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अगर कोई लेडी ट्राई रूम में जा रही है, तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी है कि वो आसपास अपने देख ले, और अगर उसको तसल्ली हो जाती है कि कुछ ऐसा नहीं है, कोई मोबाइल नहीं रखा हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई, तो फिर वो अपना ट्राई कर सकती है, कपड़े वगैरह जो भी है। अदरवाइज़ तो उसको सोच समझ के करने चाहिए। ओके। और हमने एक और जो बात ऑफ द कैमरा डिस्कस की थी, विच वाज अबाउट साइबर क्राइम। जी, जी। अब साइबर क्राइम के केसेस क्या आते हैं एग्जैक्टली आपके पास? साइबर क्राइम से रिलेटेड जो केसेस आते हैं कि भाई फलाने ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पे हमसे पैसे ले लिए, अपने ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पैसे ले लिए, करोड़ रुपया ले लिया, 1.5 करोड़ रुपया ले लिया, या इससे ज़्यादा ले लिया। तो इस तरीके के केसेस भी आते हैं। समटाइम ब्लैकमेलिंग के केसेस भी आते हैं, और जो डिजिटल अरेस्ट आप सुनते हो उस जी। तरीके के केसेस भी आते हैं। तो साइबर क्राइम से डिजिटल रिलेटेड अरेस्ट का केस कैसे आता है? मतलब आई एम, क्योंकि मैं डिजिटल अरेस्ट तो अभी बहुत रिसेंटली लोगों को पता चलने चला है। उसमें क्या केस आता है एग्जैक्टली कि किसी ने मुझे डिजिटल अरेस्ट कर लिया था, अब उस इंसान को ढूंढना है मुझे? उसको ढूँढना है वो कौन लोग थे ओके। जनरली। तो उस तरीके के केसेस आते हैं। हालाँकि पुलिस उस पे काम कर रही होती है, तो लेकिन कई बार पुलिस को मतलब लोगों को पुलिस पे ज़्यादा विश्वास नहीं रहता। उसका कारण भी है कि उनके पास केसेस इतने होते हैं, तो वो उतने केसेस सॉल्व नहीं कर पाते। तो वो फिर लोग जो हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो अल्टरनेटिव ढूँढना शुरू करते हैं, तो उनको नज़र में आते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव, इसलिए वो हमारे पास आ जाते हैं। ओके। एंड साइबर क्राइम में डेंजर्स क्या क्या होते हैं केस को सॉल्व जब आप कर रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एग्जैक्टली? जनरली तो सबसे पहला ध्यान तो हमें यही रखना पड़ता है कि जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कहीं उसको ना पता चल जाए। और उसका कारण ये है कि वो हमारे लिए छुपा हुआ बंदा है, वो इनविजिबल है, उसी को तो ढूंढना है हमें। ठीक है, अब हो सकता है वो हमारे साथ ही रह रहा हो, हमारे आसपास हो, या क्लाइंट के आसपास हो। अब जिस बंदे ने हमें केस दिया, अगर वो उसके आसपास का है, तो उसको सारी इन्वेस्टिगेशन पता चलती रहेगी कि हम क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। और इस वजह से हम कई बारी केसेस नहीं भी कर पाते, क्योंकि क्लाइंट कुछ गलतियां कर लेता है। हम उनसे जब पूछते हैं कि आपको किस किस पे डाउट है, तो वो अपने ऐसे बंदे छुपा लेते हैं जो 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ में 5 साल से काम कर रहे हैं। उनको लगता है ये तो राइट। बड़े वफादार हैं, लेकिन कई बार उन्हीं में से कल्प्रिट निकलते हैं। ओके। एंड अगर आप किसी के साथ में बैठे हो, आपको ये पता करना है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो कैसे पता करते हो? मतलब वो एक लाई डिटेक्टिव टेस्ट क्या होता है विदाउट यूजिंग एनी मशीन्स? तो
इसको हम बॉडी लैंग्वेज के साइन से समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो मेरे जवाब देने के 2-3 तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। एक जवाब देने का तरीका ये है कि मैं आपकी आँखों में आँखें डाल के बात करूँगा और बड़ा सधा हुआ सटीक जवाब दूँगा, ठीक है? एक होता है कि मैं पहले पॉज़ लूँगा, सोचूँगा, धीरे-धीरे जवाब दूँगा, आपसे नज़रें भी नहीं मिलाऊँगा। तो इसका मतलब ये बंदा डाउटफुल है, या तो इस सब्जेक्ट पे इसको पता नहीं है, या ये आपसे झूठ बोल रहा है। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसे झूठ बोलना है, मैं उसी क्वेश्चन को फ्लिप कर रहा हूँ, अगर झूठ बोलना है तो कैसे बोले वो कि सामने वाले को पता ना चले, अगर सामने डिटेक्टिव बैठा है कोई तो वही ट्रिक अपनाए कि आँखों में देखे, आँखों में देख के बात करे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखे, कॉन्फिडेंस हाई रखे। अगर झूठ बोलना है, बहुत लोग करते हैं ऐसा भी, मतलब झूठ बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि डिटेक्टिव भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता उनको। राइट। लाई डिटेक्टर को भी झूठा साबित कर देंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे कि जब आपने उनको कहीं पे देख लिया, आपने कन्फ्रंट किया, तो वो मानते ही नहीं है कि नहीं मैं तो, आपने किसी और को देखा होगा, हमें ही झूठा बना देंगे वो। तो ये इस तरीके के करैक्टर भी होते हैं दुनिया में। इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की है, बट टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से केसेस थे जो सॉल्व करके आपको बहुत खुशी हुई, कि यू फेल्ट कि यार ये केस सॉल्व करके यार अंदर से वो खुशी मिली है? तो जैसे मैंने आपको बताया अभी प्री मैट्रिमोनियल का, एक 32 साल की महिला का, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने उस लड़के की ज़िंदगी बचा ली। उस लड़के ने बाद में मतलब हमें थैंक यू भी बोला, और उसके 3-4 महीने बाद वो सेट हो गया जब, तो फैमिली ने और लड़की देखनी शुरू की। तो दूसरी लड़की की जब हमने इंक्वायरी की तो वो सब सही था, तो हमने उनको रेकमेंड किया कि आप शादी कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। तो शायद उन्होंने शादी कर ली थी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से क्राइम बचा कर के हम क्राइम होने से बचा के हमें काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद अब भी होंगी, स्पेशली जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आई एम श्योर हम इसका पार्ट 2 भी रिकॉर्ड करेंगे। 100% आप याद करेंगे तो मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली। जी जी। यस, बट थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली मुझे जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, स्पेशली जो आपने बगिंग के बारे में जैसे बताया, जी जी। या किसी को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो किस तरह से बच सकते हो, वो सब जी चीज़ें। जी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।